वो दिन का 300 रुपए दिहाड़ी कमाता था। लोग कहते थे कि गरीबी में पैदा हुए गरीब ही रहोगे। अपना मुल्क छोड़कर आया भारत बनाई ऐसी कंपनी के नेता मंत्री करने लगे सलाम। सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो गए हैरान जब सुना इस आदमी ने दिया 1368 करोड़ का चंदा। 12 घंटे नौकरी करके 300 रुपए रोज की कमाने वाला व्यक्ति अगर 50 साल काम करेगा तो 54 लाख रुपए कमाएगा, जिसमें से बचने के नाम पर उसके पास चंद रुपए होंगे। लेकिन अगर हम आपको कहें कि एक मजदूर ने सिर्फ 10 साल मजदूरी करके अरबों रुपए कमा लिए तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। आप कहेंगे मजदूरी के साथ साथ उसने जरूर कुछ और किया होगा। तो ये जानने के लिए अगले 60 सेकंड का किस्सा बिल्कुल ध्यान से सुनिए। हिंदुस्तान के बगल में एक देश पड़ता है म्यांमार। वहाँ के एक छोटे से गाँव में एक लड़के का जन्म होता है। घर वाले नाम रखते हैं सेंटियानो मार्टिन। घर की हालत ठीक नहीं थी तो मजदूरी करने लगता है। धीरे धीरे 100, 200, 300 रुपए दिन की कमाने लगता है। आखिर में उसे कोई सुझाव देता है कि हिंदुस्तान चले जाओ, वहां जाकर कुछ करो। तो साल 1988 में इंडिया आता है और लॉटरी का बिजनेस शुरू कर देता है। केरल में चूंकि लॉटरी खेलने वालों की संख्या भी ज्यादा है, इसीलिए ये उधर ही अपना बिजनेस बढ़ाने की सोचता है और 3 साल के भीतर ही खुद की कंपनी बना लेता है। मतलब लॉटरी के जिस टिकट को खरीदने में लोग अपनी महीनों की गाढ़ी कमाई लगा देते हैं, उसी कमाई की बदौलत दूसरे देश से आए एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति बनानी शुरू कर दी। अब इस व्यक्ति के पास इतना पैसा हो चुका है कि वो खुद की कंपनी खोल सकता है। साल 1991 में तमिलनाडु में एक गेमिंग कंपनी खोलता है। नाम रखता है फ्यूचर गेमिंग होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। कई राज्यों में इस कंपनी का विस्तार होता है। ये कई राज्यों से करार करता है, हम आपके यहाँ पर लॉटरी बेचेंगे और जितना बिकेगा सबका हिसाब किताब आपको देंगे। लेकिन ये पैसे सरकारों तक नहीं पहुँच पाते हैं और इसकी फाइल ईडी खोल देती है। पर तब तक काफी देर हो चुकी होती है, क्योंकि तब तक भारत की लॉटरी उद्योग में मार्टिन का नाम सबसे बड़ा बन जाता है। कंपनी 2 अरब अमेरिकी डॉलर के कारोबार तक पहुँच जाती है, जिसका मतलब ये हुआ कि आप इतने पैसे के बारे में गिनना छोड़िए, सोच भी नहीं पाएंगे। पर अभी असली कहानी बाकी थी। साल 2008 में सिक्किम की सरकार ने कहा कि इस कंपनी की वजह से हमारे प्रदेश को 4500 करोड़ का नुकसान हुआ है। केरल से कर्नाटक तक में ऐसे आरोप दोहराए गए। साल 2011 में पहली बार ईडी ने छापा मारा। फिर 2013 में परिवार के सदस्यों के ठिकाने पर छापेमारी हुई। पर असल मुसीबत शुरू होती है साल 2019 में। पहले 250 करोड़ और फिर 450 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच हुई। पूरी कहानी खुलकर पब्लिक के सामने आने लगी। जानकार बताते हैं कि डीएमके की सरकार जब तक प्रदेश में रही, मार्टिन ने ऐश किया। पूर्व सीएम करुणानिधि की फिल्म तक मार्टिन ने प्रोड्यूस की थी, इसीलिए पुलिस भी हाथ डालने से बचती थी। लेकिन एआईएडीएमके की सरकार आते ही मार्टिन को गिरफ्तार कर लिया गया। 8 महीने जेल में रहना पड़ा। उसी दौरान मार्टिन की पत्नी लीमा रोज ने उल्टा केस करवा दिया। वो राजनीतिक पार्टियों से नजदीकियां बढ़ाने लगी। नतीजा ये हुआ कि जिस आदमी को ईडी काफी पहले ही गिरफ्तार करने वाली थी, वो फिर से अपना बिजनेस बढ़ाने लगा। और ये इत्तेफाक ही था कि 2 अप्रैल 2022 को मार्टिन की 409 करोड़ की संपत्ति ईडी ने अटैच की और 7 अप्रैल 2022 को इस कंपनी ने 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिए। कुल मिलाकर इस कंपनी ने 1368 रुपए करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का चंदा है जो राजनीतिक पार्टियों को मिलता है। एसबीआई की अलग अलग ब्रांच से 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ का एक कागज बड़े बड़े बिजनेसमैन खरीदते हैं और फिर अलग अलग पार्टियां उन बॉन्ड को चेक की तरह कैश करवा लेती हैं। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इतना पैसा इस कंपनी ने दिया किस पार्टी को? उसका जवाब भी सुन लीजिए। तमिलनाडु की पार्टी डीएमके, जिसके पूर्व सीएम की फिल्म इन्होंने प्रोड्यूस की थी, उसे कुल 656 करोड़ रुपए चंदा मिला, जिसमें से 509 करोड़ रुपए सिर्फ मार्टिन ने दिए, जो एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे बिजनेसमैन सरकारों को पैसा देकर अपनी खिलाफ चल रही जांच को प्रभावित करने का काम करते हैं। वरना आप खुद सोचिए कि इतना पैसा कोई बिजनेसमैन क्यों खर्च करना चाहेगा? ये पैसे अगर देश के विकास में रखते तो शायद बात कुछ और होती। और पूरी कहानी सुनने के बाद इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर बता सकते हैं। कोई विदेशी आकर हिंदुस्तान में बिजनेस कर रहा है, ये अच्छी बात है, पर अगर वो खुद की जेब भरने के चक्कर में देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है तो उसके साथ क्या होना चाहिए? कमेंट कर बता सकते हैं। साथ में सवाल ये भी कि क्या बिजनेसमैन को बदनाम करने के लिए एजेंडा चलाया जा रहा है?